हेलो एवरीवन, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं रोहित और आपका अपने यूट्यूब चैनल वे टू ज्ञानशाली में स्वागत करता हूं। आज हम इंडियन पॉलिटी या कहें भारतीय संविधान और राजनीति से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ आपके बीच मौजूद हैं। आगे बढ़ने से पहले हम दो बातों को क्लियर जरूर कर दें। पहली बात जो इम्पोर्टेंट होगी वो ये है, जो हम आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आते हैं वो सदाबहार क्वेश्चंस होते हैं या कहें यूनिवर्सल इन नेचर होते हैं। ऐसे क्वेश्चन सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हर बार आप किसी न किसी एग्जाम में, चाहे यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो, उसके एग्जाम में देखने के लिए आपको मिलते हैं। और जो ये क्वेश्चंस होते हैं उसका आंसर हम इस तरीके से क्रिएट करते हैं, राइटिंग करते हैं कि जो इससे रिलेटेड या सेम यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आए तो आप मैच कर करके ये पॉइंट्स उस एग्जाम में या उस क्वेश्चंस में लिख सके। दूसरी बात, जब हम आपके सामने वीडियो बना रहे हैं या वीडियो के सामने आपको जब क्वेश्चंस पेश कर रहे हैं, जब बता रहे हैं, तो बिना स्किप कीजिए देखा करिए। उसका रीज़न है आप अभी एग्जाम मोड में हैं, यानी कि आपका दिमाग एक्टिव मोड में है। अगर आपको हम एक पॉइंट बता रहे हैं तो ये गारंटी है हमारी कि आप उस एक पॉइंट से चार खुद के पॉइंट क्रिएट कर पाएंगे इस समय, क्योंकि आपका दिमाग एक्टिव है, क्योंकि एग्जाम की पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए ये रिक्वेस्ट होगी, बिना स्किप कीजिए आप वीडियो को देखा कीजिएगा और खुद के पॉइंट्स साथ के साथ बनाते हुए चलिए करिएगा। और ये हम पीडीएफ आपको कल प्रोवाइड करा देंगे। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। अब जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है एक देश एक चुनाव। अभी मतलब इसका समझाएंगे, वन नेशन वन इलेक्शन। या नीचे देखें हमने लिखा है भारत में लोकतंत्र और विधानसभा के संयुक्त चुनाव पर विमर्श, यानी कि डिबेट ऑन जॉइंट इलेक्शन और टू लोकसभा एंड विधानसभा इन इंडिया। देखो, जब भी याद रखना, जब भी कोई एक नई गवर्नमेंट बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आती है, चाहे वो इंदिरा गांधी रही हो चाहे वो मोदी रहे हो, यानी कि वर्तमान में जो मोदी सरकार है, हर बार वो सोचती है कि क्या इस लहर का, चाहे इंदिरा लहर हो चाहे मोदी लहर हो, वो सोचती है कि अगर हम जॉइंटली देश में इलेक्शन करा दें तो क्या पता हमें राज्यों में भी सत्ता या उसका समर्थन हमें मिल पाए। तो अब नया डिबेट दोबारा से ये चालू है कि हमें देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन को कराया जाना चाहिए। थोड़ा सा इसका इतिहास देखते हैं कि आखिर भारत में ये डिबेट चालू कैसे होता है। क्या पहले भी भारत में इस तरीके से इलेक्शन होते थे? हम बात करें देश में 1967 तक संयुक्त चुनाव का चलन था, यानी कि जब कांग्रेस सरकार थी 1967 तक, तो ये था कि चाहे वो नेहरू का पीरियड हो चाहे फिर हम देखें लाल बहादुर शास्त्री का पीरियड हो, तो ये था कि पूरे देश में राज्यों और केंद्र सरकार के चुनाव जो है जॉइंटली कराए जाते थे, यानी कि संयुक्त रूप से कराए जाते थे। उसके बाद दोनों स्तर पर होने वाले चुनाव का समयकाल बदल गया, यानी कि 1967 के बाद जितने भी चुनाव हुए उसके बाद वह क्या देखा गया, राज्यों के अलग चुनाव हो रहे हैं और लोकसभा के अलग चुनाव हो रहे हैं। मगर 1982 में चुनाव आयोग ने पुनः मांग की कि हमें दोबारा से जॉइंटली चुनाव कराने चाहिए राज्यसभा और लोकसभा के। उसका रीज़न ये था क्योंकि हमारे पास उस समय ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, एक बार में ही चुनाव करा लिया करता था चुनाव आयोग। अब मान लीजिए जिसे पहले से आदत ये लगी हो कि वह हर 5 सालों के अंदर एक बार में जॉइंटली चुनाव करा लेता था, अब उसके ऊपर बोझ बढ़ गया कि हर दूसरे या पहले साल में तीसरे साल में चुनाव आते जा रहे थे राज्यों के, तो यहाँ पर चुनाव आयोग के ऊपर बोझ पड़ा। इसलिए उन्होंने 1982 में चुनाव आयोग ने ये रिक्वेस्ट की सरकार से कि हमें दोबारा से दोनों चुनावों को संयुक्त रूप से कराया जाना चाहिए। और 1999 में विधि आयोग ने, जो हमारे लॉ कमीशन बनाए जाते हैं, जो सरकार को कानून से संबंधित जो भी सिफारिशें होती हैं, क्या नए कानून लाने चाहिए, पुराने कानून में क्या संशोधन करने चाहिए, उसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव विधि आयोग ने 1999 में 170वीं रिपोर्ट पेश की और उसमें कहा कि हमें देश के अंदर संयुक्त चुनाव का पुराना परंतु नया आधार को दोबारा से समर्थन करना होगा या उसे लेकर के आना होगा। तब क्या होता है, इस चर्चा को अभी बंद कर दिया गया, इस मुद्दे पर ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। मगर जब प्रचंड बहुमत के साथ 2014 में और 2019 में
मोदी गवर्नमेंट या कहें मोदी सरकार या एनडीए सरकार या बीजेपी सरकार सत्ता में आती है तो उन्होंने दोबारा से ये मुद्दा हमारे सामने लेकर के आया कि एक देश एक चुनाव के रूप में सामने आया। और नीति आयोग ने भी अपना पक्ष रखते हुए यहाँ पर कहा कि इससे देश के रिसोर्सेज को बचाया जा सकता है, साथ ही साथ हम तंत्र को भी ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं होगी। उसका रीज़न उन्होंने बताया कि हर साल हम 5 से 6 राज्यों के चुनाव कराते हैं। अभी आप देखना पंजाब में है, उत्तराखंड में चुनाव देखने के मिलेंगे, यूपी में चुनाव आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो इस गोवा में देखने के लिए मिलेंगे। तो हर साल आप देखेंगे देश के अंदर 5-6 राज्यों के चुनाव जरूर होते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए नीति आयोग ने भी कहा कि हम जॉइंटली चुनाव करा सकते हैं। और ये चर्चा चलती रही। तो ये आपका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने देने की कोशिश की। आप इंट्रोडक्शन में इसे जोड़ सकते हैं। अब मेन पॉइंट की बात करें, पक्ष में तर्क देखते हैं कि आखिर पक्ष में अगर हम जॉइंटली चुनाव कराएं तो उसके क्या पक्ष हमारे सामने निकल करके आते हैं। पहले पॉइंट की बात करें, चुनाव आयोग का खर्च 2000 के चुनाव, हम 2014 के लोकसभा चुनाव को देखते हैं। लोकसभा चुनाव की देखें तो जो चुनाव आयोग का खर्च आया वो था 3870 करोड़। वहीं 2019 में देखें ये कितना बढ़ गया, लगभग 1200 करोड़ के करीब ये बढ़ जा करके क्या हुआ 5000 करोड़ के बीच पहुंच गया। यानी कि हमें एक लोकसभा चुनाव कराने में कितना सारा धन खर्च करना पड़ता है। 3870 रुपये खर्च हुए 2014 में, और 2019 के लोकसभा चुनाव में 5000 के करीब ये खर्च था। किसका? हम यहाँ पर ऑफिशियल खर्च की बात कर रहे हैं, जो सरकारी तंत्र है उसका, यानी चुनाव आयोग का, पार्टियों के खर्च की बात नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रत्येक विधानसभा में, ये देखो ये डाटा जो है, हमने डाटा आपको दिया नीति आयोग का, जब उन्होंने कहा था हर साल हम 5 से 6 राज्यों का चुनाव जरूर कराते हैं, और उसमें एक विधानसभा के चुनाव कराने में हमें 250 से 300 करोड़ का खर्च आता है। मान लीजिए लोकसभा का चुनाव तो अलग से लगा, उसमें 3870, फिर 2019 में 5000 करोड़ लगे। और ये कहना था इनका, जब भी हम एक स्टेट का चुनाव कराते हैं, जैसे मान लीजिए अब यूपी का चुनाव होगा, एक बड़ा स्टेट है, तो मान के चले कि 290 या 300 करोड़ रुपए उस चुनाव में खर्च करते हैं कौन? चुनाव आयोग। तो ये कहा जाने लगा कि पक्ष ये है, हम दोनों को साथ में लेकर के आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा खर्च बच पाएगा। बेशक थोड़ा ही बचे मगर बच जरूर पाएगा। ये एक पक्ष इसके पीछे दिया जाता है। फिर अगले पक्ष की बात करें, दूसरा पॉइंट हमारे सामने यहां पर है राजनीतिक दल के आधार पर खर्च। देखो अभी तो हम चुनाव आयोग का ऑफिशियल जो सरकार का खर्च होता है वो बताया, अब हम राजनीतिक दल के आधार पर खर्च बताते हैं। देखो 2019 के चुनाव में हुआ क्या, 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। किसने? 60,000 करोड़ रुपए। जितनी भी पार्टी चुनाव के मैदान में उतरी उसमें 60,000 करोड़ का पार्टियों के द्वारा खर्च किया गया। ठीक है, जिसमें 2014 के चुनाव में 30,000 करोड़ खर्च था। देखना कि डबल हो चुका है। जो 2014 के लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें 30,000 करोड़ खर्च हुए। ये डाटा हमने कहां से लिया है? ये हमने डाटा लिया है सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज। देखो ये एक पूरा ऑब्जर्वेशन है जो सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज द्वारा दिया गया कि 2019 के चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए राजनीतिक दलों के द्वारा चुनाव में खर्च किया गया, जो 2014 के मुकाबले 2 गुना था। देखो 30,000 करोड़ सीधे बढ़ गया। और ये बताया गया कि इस चुनाव में 90 करोड़ से ज़्यादा मतदाता थे, और औसतन एक जो हमारे देखे ना 90 करोड़ से ज़्यादा मतदाता देश के अंदर थे जिन्होंने वोटिंग की, जिसमें औसतन यानी कि एवरेज एक व्यक्ति पर 700 रुपये खर्च का अनुमान था राजनीतिक दल की तरफ से। अब ये खर्च कैसा हो सकता है कि वोट खरीदना भी हो सकता है, यहाँ पर एक मंच की तैयारी करना हो सकता है। तो मान करके चलें अप्रॉक्सीमेटली जो एवरेज निकाली उस 60,000 करोड़ में एक व्यक्ति के ऊपर राजनीतिक दलों ने 700 रुपये खर्च किए हैं, और प्रत्येक लोकसभा में 100 करोड़ रुपए का खर्च राजनीतिक दलों के द्वारा किया गया। ये सबसे बड़ी बात यहां निकल करके आई। अब हम देखेंगे जो 60,000 करोड़ रुपए किसमें लगे हैं, 60,000 करोड़ रुपए 2019 के लोकसभा चुनाव में लगे, उसमें 28,000 करोड़, ध्यान रखना 28,000 करोड़ अकेले बीजेपी ने खर्च किए थे चुनाव में। 2019 के चुनाव में देख रहे हैं कितना बड़ा डाटा है, 28,000 करोड़। और जब हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 820 करोड़ रुपए जो है हमारे 2019 के लोकसभा चुनाव में खर्च किए। तो इस जो हम इतना सारा धन जो बर्बादी हो रही है, कहीं ना कहीं उसे भी हम रोक सकते हैं जब संयुक्त रूप से चुनाव करा दिया जाए। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है
चुनाव प्रक्रिया अवधि। हम देखते हैं कि हमारे देश में जब भी चुनाव आते हैं, आचार संहिता या चुनाव की डेट से लेकर और चुनाव के परिणाम तक लेकर कम से कम 1.5 से 2 महीने का टाइम चला जाता है, क्योंकि आचार संहिता का मान लीजिए, फिर हम इलेक्शन कराते हैं, फिर हम क्या करते हैं वोटिंग की गिनतियों के लिए भी कुछ समय रखते हैं। तो उसको ध्यान में रखकर भी कहीं ना कहीं चुनाव प्रक्रिया लंबी हो जाती है और जो देश में विकास कार्य होता है, जो नए डिसीजन लेने होते हैं, नई पॉलिसी लेकर के आने होती है, सरकार उसको रोक देती है। ठीक है, तो हम 2019 का लोकसभा चुनाव देखें तो 7 चरणों में ये हुआ था और 75 दिन तक चला था। देखो 75 हम इसलिए कह रहे हैं कि आचार संहिता को जोड़ करके कह रहे हैं, वैसे तो ये पूरा चुनाव 1 महीना 10 दिन तक चला था या कहीं 1.5 महीना तक चला था। बाकी समय जो आता हमारे आचार संहिता का, और 7 चरणों में चुनाव कराया गया था। अगर उस 7 चरणों में हम राज्यों को भी चुनाव जोड़ देते तो कहीं ना कहीं 75 दिन में भी कई सारे राज्यों का चुनाव साथ में हो सकता था। तो हम अपनी उस अवधि को, जो बाद में हम अदर राज्यों के लिए चुनाव संहिता लाते हैं, जैसे 5 राज्यों के 4 राज्यों के होते हैं, तो उस समय को हम बचा सकते हैं अगर जॉइंटली चुनाव करा दिया जाए। फिर अगली बात करें क्षेत्रीय चुनाव प्रसार और धन। हमने देखा ना कि हम देखें, जो एक एग्जाम्पल हम डाल रहे हैं कि दोनों का चुनाव साथ करा देंगे तो हमने कुछ ना कुछ धन बचा सकते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल के चुनाव में भाजपा ने 151 करोड़ रुपए खर्च किए थे। देखो ये राज्य स्तरीय चुनाव की बात कर रहे हैं, क्षेत्रीय स्तर के चुनाव की बात कर रहे हैं। वहीं टीएमसी ने 154 करोड़ रुपए खर्च किए थे। अगर हम उसी समय लोकसभा और विधानसभा के 7 चुनाव कराते, हालांकि 10 में से 8 ही बचते या 8 ही खर्च होते, तो 2 रुपये भी हम बचा सकते थे। तो इस तरीके से हम देखें, जो इतना हमें मेहनत करनी होती है प्रशासन पर, साथ ही साथ जो सरकार का चुनाव मोड में अवरोध। अगले पॉइंट की बात करें तो ये क्या है, जब भी हम देखते हैं कि सरकारें हमारी जो हैं, देखो हमारे हर साल 5 से 6 राज्यों के चुनाव आते हैं, तो आप देखेंगे हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सभी पार्टियों के अध्यक्ष, मंत्री क्या है, दूसरे राज्यों में पहुंच जाते हैं। और क्या होता है, इससे क्या होता है, सरकार काम के मोड में कम रहती है और क्या है, चुनाव के मोड में अधिक देखने के लिए मिलती है। अभी आप देखेंगे जो हमारे प्रधानमंत्री यूपी जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, साथ ही साथ अब देखने के लिए मिलेगा उत्तराखंड। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे, गोवा भी अभी गए थे, तो धीरे धीरे जैसे चुनाव आएंगे कि सरकार जो है बार बार एक्टिव मोड में चली जाती है। किसके? चुनाव मोड में, और काम के मोड में कम देखने के लिए मिलता है। इससे क्या होता है कि सरकार का जो धन होता है वो और भी ज़्यादा खर्च होता है। वो रख रखाव, जो हमारी सिक्योरिटी उन्हें दी जाती है, उसका भी तो खर्च हमें देना होता है। बेशक वो प्रचार के लिए अपने पार्टी का फंड इस्तेमाल कर रहे हो, मगर सिक्योरिटी तो हमारी लगती है ना, उसमें देश का पैसा जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं क्या, इससे हम बच सकते हैं अगर संयुक्त रूप से चुनाव करा लिया जाए। फिर अगले पॉइंट की बात करें, आचार संहिता और आर्थिक अवरोध। देखो आर्थिक अवरोध यही है, जब भी हम देखें कि पिछले लोकसभा के चुनाव हुए, जो भारत में अब तक के सबसे लंबे चुनाव बताए गए हैं, 7 चरणों में लगभग 75 दिन तक सरकार का काम रुका रहा। अगर ज्वाइंटली हम चुनाव करा लें, मान लीजिए 10 राज्यों के एक साथ चुनाव हो गए और उसमें लोकसभा के, तो 75 दिन में ही हम इतना काम कर दे रहे हैं। अगर दूसरा राज्य और जुड़ जाएगा तो क्या होगा, अगली बार उसके चुनाव होंगे तो और ज़्यादा अवरोध होगा। तो इस अवरोधपन को हम रोक सकते हैं। ठीक है, जो आर्थिक अवरोध, नए डिसीजन, नई पॉलिसियाँ, निवेश को भारत में लाने से उस समय रोका जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। फिर अगली बात करें, प्रशासनिक कार्य और तंत्र में उदासीनता और स्टाफ संख्या। आप देखेंगे जब भी इलेक्शन होते हैं तो क्या होता है, हमें जो अपने प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें स्टाफ कम देखने के लिए मिलता है, क्योंकि सारा स्टाफ कहाँ चला जाता है, इलेक्शन में चले जाता है। चाहे हम अपने देखें हमारे यहाँ की स्ट्रक्चर क्या है, शिक्षा व्यवस्था क्या है, हमारे टीचरों को सबसे ज़्यादा इलेक्शन में सेवा करने का मौका दिया जाता है, या क्या उनसे सेवा उनसे ली जाती है, तो वहाँ पर शिक्षा भी अवरुद्ध होती है। तो इस तरीके से उस समय जो है हम देखने के लिए मिलेगा, हमारा प्रशासन तंत्र अन्य कार्यों की बजाय इलेक्शन मोड में चला जाता है। उनको वो काम दिए जाते हैं, चाहे वो टीचर हो चाहे अन्य अधिकारी हो। ठीक है, फिर अगली बात करें, प्रशासन, अध्यापक और सुरक्षा बल पर पड़ने वाला दबाव। देखिए हम क्या देखते हैं, जो हमारे सुरक्षा बल होते हैं, जब इलेक्शन होता है वो 1-2 महीने पहले ही जाकर वहाँ सिक्योरिटी हाई कर देते हैं, क्योंकि वहाँ का माहौल बेकार ना हो या कोई ऐसी नक्सल वाली घटना ना बढ़े जिससे हमारे चुनाव अवरुद्ध हो। तो ये सब क्या है, प्रशासन, अध्यापक, सुरक्षा बल को बहुत समय पहले से ही अपनी तैयारी कर देना, चालू कर देना पड़ता है। आप देख रहे होंगे यूपी में चुनाव होने वाले हैं, तो उसका ना पहले से ही जो चुनाव आयोग है पूरी तैयारी कर रहा होगा, चाहे वो प्रशासन हो चाहे टीचर वर्ग हो, उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही होगी। तो ये सब देखें क्या हो रहा है, इससे हमारे सुरक्षा बल, अध्यापक, प्रशासन पर दबाव पड़ता है। ठीक है, इन चुनावों का असर राज्यसभा में बहुमत प्राप्ति पर भी पड़ेगा। देखो अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है,
हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंट हो सकता है या नहीं भी नहीं हो सकता। ठीक है, इन चुनावों का असर राज्यसभा में बहुमत प्राप्ति पर पड़ेगा और राज्यसभा अवरोधक का कार्य नहीं करेगी। देखो राज्यसभा क्या है ना, आप देखेंगे ये क्वेश्चन एक नया बनेगा, हम वीडियो में अगली में बताएंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर क्वेश्चन ये है, ये पॉइंट ये क्वेश्चन रेस कर रहा है कि जो हमारी राज्यसभा है वो अवरोधक का काम करती है अगर सरकार को वहाँ पर बहुमत ना मिले। अब वैसे ही हम देखें कि जब दोनों के जॉइंटली चुनाव करा देंगे तो हो सकता है जो सत्ता पार्टी लोकसभा में बहुमत प्राप्त करके आए उसे राज्यसभा में भी उस समय बहुमत मिल जाए। तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, दोनों का हम देखेंगे जो राज्यसभा है अब अवरोधक का काम नहीं करेगी, क्योंकि वहां पर भी समय पर ही हमें क्या मिल जाएगा, बहुमत मिल जाएगा, क्योंकि उसी समय सभी राज्यों के चुनाव हम करा देंगे। तो जल्दी से जल्द हम राज्यसभा के चुनाव को भी बाद में निपटा सकते हैं एक बार में ही। ये नहीं कि अभी आपने आपकी कराया फिर कुछ समय बाद कराया, तो ये देखने की स्थिति मिल सकती है। हालांकि इस पर पूरी तरीके से श्योर नहीं किया जा सकता कि हो सकता है कि अदर राज्य में केंद्र सरकार है वो अदर राज्य में हार जाए, केंद्र में तो सत्ता में आ जाए मगर अदर राज्य में वो हार जाए। ठीक है, अगला पॉइंट है मतदाता और मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी संभव। देखो अब ये पॉइंट है ना, ये इसे पॉइंट मार्क कर लेना, इसे हम दृष्टि से दिखा रहे हैं, अपनी दृष्टि से, क्योंकि हम मतदाता हैं। तो हमारा भी क्या होता है, जो दूर दराज से इलाकों से अपने काम करने शहरों में आते हैं, तो हम जॉइंटली जब चुनाव करा देंगे जैसे लोकसभा और विधानसभा का, तो हो सकता है उस समय हम 2 या 3 दिन की छुट्टी रख सकते हैं। ठीक है, उस समय जो कारीगर है, कामगार है, जो कृषक है, वो अपने क्षेत्र में जाकर के वोटिंग कर सकता है, क्योंकि उसे एक बार में ही ये काम निपटाना है। ये नहीं कि आज वो लोकसभा के लिए गया फिर वह अगले साल जा रहा है राज्यसभा के, तो वो काम से भी हम उसे छुटकारा दे करके वो फोकस हो सकता है कि हाँ मेरी वोट है ना, एक समय में ही हम 2 वोट क्लियर कर देंगे, तो वो इसमें भी जागरूकता उसके अंदर आ सकती है। ठीक है, जो ये मेन पॉइंट रहे कि जिसमें हमने बताया कि ये पक्ष हो सकता है। अब विपक्ष में तर्क देखें, विपक्ष में तर्क की बात करें तो हमने अजय दुबे का नाम आपने सुना होगा, अजय कुमार दुबे, लोकतंत्र के ऊपर बहुत बुक इन्होंने लिखी है, दिल्ली में CDS जुड़े हुए हैं, CSDS से जुड़े हुए हैं। इन्होंने क्या कहना है, करिश्माई नेता और लोकतंत्र का जनमत में बदलना। इनका क्या मतलब था कि जैसे जब नई नई सरकारें आती हैं ना, उसे बहुमत प्रचंड रूप से मिलता है लोकसभा में, चाहे वो इंदिरा गांधी रही हो चाहे फिर मोदी सरकार रही, तो वो क्या है कि उस तरीके से अपनी नीतियों को देखना चालू कर देते हैं कि वो अपना लाभ तलाशते हैं, कि वो सोचते हैं कि जिस तरीके से हमारी लहर अभी चल रही है तो राज्यों में भी चलेगी। अगर हम जॉइंटली चुनाव करा दे तो जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें तो हमें फायदा होगा ही, साथ ही साथ हम राज्यों में भी अपनी सरकार लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, वैसे ही इन्होंने कहा, अजय दुबे का कहना था कि नहीं, भारत में जो करिश्माई नेता का जो चलन है ना, चाहे वो राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे फिर मोदी सरकार हो, क्या होता है कि करिश्माई नेता के आधार पर अगर हम दोनों के जॉइंटली चुनाव करा देंगे तो राज्य सरकार होंगी, जो क्षेत्रीय चुनाव होंगी, जो क्षेत्रीय दल होंगे, उनको नुकसान हो सकता है, क्योंकि उस नेता का करिश्मा चल सकता है। बेशक मुद्दे पर लोगों को ध्यान ना रहे, जो मसले जमीन से जुड़े हुए हैं, जो उनकी ज़रूरत है वो ना हो, तो करिश्माई नेता के आधार पर हम फिर चेहरा बना देते हैं। जैसे हम चेहरा बनाते हैं ना, क्या आप देखें बीजेपी गवर्नमेंट कभी भी अपना चुनाव से पहले ना कैंडिडेट घोषित नहीं करती कि सीएम किसे बनाया जाएगा, तो हम देखने के लिए क्या मिलता है कि वहाँ चेहरा चल रहा होता है केंद्र का और चुनाव लड़ रहे होते हैं राज्य का। तो ये फिर क्या है, जनमत में बदल जाता है, फिर वो लोकतंत्र नहीं रहता, फिर वो क्या चलता है कि केवल वोट देने जाना है और वो केंद्र में बैठा नेता के आधार पर, उन्होंने इसे जनमत का नाम दिया है। ठीक है, फिर अगले पॉइंट की बात करें, क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व में देखो सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है, क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व समाप्त होने की संभावना। प्रमुखतः छोटे दल, जैसे उत्तर प्रदेश के कुछ दलों का हमने यहाँ पे नाम लिखा है क्योंकि आपका पेपर वही है, अपना दल हो गए, निषाद पार्टी हो गई, तो ये छोटे छोटे दल यूपी में आपको देखने के लिए मिलेंगे। कुछ सीमित लोगों का इसे समर्थन प्राप्त है और सीमित क्षेत्रों में ही देखने के लिए हमको मिलते हैं, जैसे गोरखपुर हो गए, मिर्ज़ापुर हो गए, या आसपास के जो भी रीजन है ना वहाँ पर ये देखने के लिए मिलते हैं। तो ये इनका मानना है कि एक साथ चुनाव कराने से सबसे बड़ी समस्या क्या होगी, हमें ही होगी, क्योंकि छोटे दल हैं। अगर क्या होगा, इसी पॉइंट से इसे मैच करा जाए जनमत को, जब आप चुनाव में जब एक ही चेहरा दिखा देंगे, करिश्माई चेहरा, जैसे मोदी अभी इस समय देश का करिश्माई चेहरा है, उसे राज्य में भी लेकर के आते हैं, तो क्या होगा, छोटे दलों को वहाँ वोट मुश्किल हो सकती है उन्हें वोट प्राप्त करने में। तो छोटे दल यहाँ पर विरोध जरूर करते हैं। क्षेत्रीय पार्टी तो बड़ी हो गई, जैसे BSP, SP,
लालू की पार्टी, तो ये तो बड़ी पार्टी होगी क्षेत्रीय पार्टी में, छोटी छोटी और भी पार्टी है तो उन्हें नुकसान यहाँ पर हो सकता है। और इसका रीज़न यही है कि भारत एक बहुल विशेषता वाला देश है और बहुल मुद्दे हैं। बहुल विशेषता वाली कैसे, मल्टी नेचर है भारत का, कैसे, मल्टी कास्ट, मल्टी रिलीजन, मल्टी लैंग्वेज, मल्टी रीजन, तो ये सब चीज़ देखते हैं। तो उसके आधार पर भारत में यहाँ पार्टियाँ भी बनी हैं, जैसे बीएसपी हो गई, एसपी हो गई, बीजेपी हो गई, कांग्रेस का अलग तरीके से मत है उसका, साथ ही साथ हम देखें ओवैसी की पार्टी हो गई, तो इनका भी जो है ना फिर कहीं ना कहीं देखने के मिलेगा वो बहुस्तरीय बहु विशेषता भारत की खत्म होती चली जाएगी अगर हम करिश्माई नेता के आधार पर चुनाव लड़ने लगेंगे तो। ठीक है, अगला बात है बड़ी मशीनरी, धन और तंत्र की आवश्यकता। देखो जब हम जॉइंटली चुनाव करा रहे हैं तो हमें ज़्यादा मशीनें भी तो चाहिए होंगी। मान करके चले, दिमाग में एक एग्जांपल रख लें, एक कमरे में मशीन लगा दी है किसकी, वो लोकसभा चुनाव के लिए, दूसरे रूम में मशीन लगानी पड़ेगी आपको विधानसभा की उसी समय। तो इसमें क्या होगा, उस समय ज़्यादा मशीनरी का भी ज़रूरत हमें पड़ेगी, ज़्यादा धन की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, और साथ ही साथ हमें और जो है प्रशासन उसमें लगाना पड़ेगा और टीचर हायर करने पड़ेंगे, तो ज़्यादा धन और भी तो लग सकता है ना। हम इस तरीके से देखें तो धन तो हमारा उतना ही लग रहा है, बस क्या है हमारा यहाँ पर समय बच सकता है। मगर हम देखें तो कैलकुलेट करें तो इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, तो धन तो कहीं ना कहीं थोड़ा कम लगेगा मगर उतना ही लगने वाला है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट है अभी अधिक समय लग जाने की संभावना है। देखो अभी अधिक समय लग जाने की संभावना पॉइंट हमने इसलिए कहा है कि अगर हम मान लीजिए 15 राज्यों का और साथ ही साथ लोकसभा का 7 चुनाव में कराएं तो हमें संभावना और है कि ज़्यादा समय ही लगेगा। हमने लोकसभा के चुनाव देखे तो लोकसभा के चुनाव में 7 चरणों में हुआ और टोटल 75 दिन लगे। जब और भी हम राज्यों का साथ में कर देंगे तो कहीं ना कहीं 2-3 महीने हमारे इलेक्शन में ही निकल जाएंगे, तो उससे तो और भी ज़्यादा हमारा विकास रुकने का जो है मजबूरी हो सकती है कि जो 70-80 दिन में ही हम हमारा जो है काम रुक जाता है और अन्य काम रुक जाते हैं, तो हमारा ये हो सकता है कि जब और ज़्यादा समय लग रहा है तो राज्य का भी रुक गया और साथ ही साथ हमारी केंद्र सरकार है वहाँ भी काम रुक गया। ठीक है, राज्य और विपक्षी दलों का चुनाव आयोग पर शक की दृष्टि। देखो ये पॉइंट था, वाईवी कुरैशी हैं जो पहले चुनाव आयुक्त रहे हैं, पूर्व चुनाव आयुक्त रहे हैं हमारे देश के, ये हमेशा कहते रहते हैं कि चुनाव आयोग क्या है सरकार की कठपुतली बन गया। वैसे ही क्या कहा, हमेशा फिर क्या है विपक्षी दल और राज्य जो है चुनाव आयोग पर यानी कि केंद्रीय चुनाव आयोग पर शक की दृष्टि से रखेंगे, क्योंकि देश में लोकसभा और राज्यों का चुनाव यही कराते हैं, तो हो सकता है उस समय सरकार इस पर और कंट्रोल कर ले। ये हमारा पॉइंट नहीं, ये आप लिखेंगे वाईवी कुरैशी का ये कहना है जो पुराने चुनाव आयुक्त हैं यानी कि फॉर्मर चुनाव आयुक्त हैं हमारे। ठीक है, मतदाता के नजरिए से मैनिफेस्टो की समझ में जटिलता आना। हो सकता है कि हमारे यहाँ भारत में देखें जो हमारा घोषणा पत्र पार्टियों का होता है, हमारे यहाँ की जो जनता है इतनी साक्षर नहीं है, निरक्षर है, तो हम देखने के लिए मिलता है कि लिटरेसी नहीं है। तो क्या हो सकता है कि जो हमारी जनता होगी उनके बीच द्वंद्व स्थापित हो सकता है, किसको लेकर के, सेंट्रल मैनिफेस्टो को लेकर के और राज्य विधानसभा के चुनाव में पार्टी मैनिफेस्टो को लेकर के। ये चिंता भी सबक बन सकती है हमारे लिए। अब हम देखें, जब भी आप मोदी सरकार को देखें, मोदी को देखेंगे तो क्या है, जब भी चुनाव की रैलियों में जाते हैं वो उस राज्य की बात नहीं करते हैं, वो भी बात करते हैं कि हमने कश्मीर में ये कर दिया, हमने सैनिकों के हथियार खरीद लिए, हम अब देश बहुत आगे बढ़ रहा है, अब हम आंख उठा के देख सकते हैं, इस तरीके की बात करते हैं। वो राज्यों के मुद्दों की बात नहीं करते, राज्यों के विकास की बात नहीं करते हैं। तो ये सब चीजें और जनता को जटिल कर सकती है, चुनाव को अवरुद्ध कर सकती है, वो वास्तविक लोकतंत्र से दूरी हमारी हो सकती है। अगले की बात करें, संभावना है कि लंबी समय अवधि तक चुनाव होगा, ये तो आपको हमने बताया है। आचार संहिता लंबे समय तक लग जाने से परिणाम आने तक विकास अवरुद्ध हो सकता है, ये समझ आप गए होंगे इस पॉइंट को भी। ठीक है, अब आगे पढ़ें, जो हमारा अगला पॉइंट है वो है पूर्ण बहुमत या बहुमत ना मिलने की स्थिति में दोबारा चुनाव होने की संभावना बरकरार रहेगी। देखो अगर मान लीजिए हो सकता है कि राज्यों में किसी पार्टी को उस समय बहुमत ना मिले और कोई भी इस तरीके की कंडीशन में ना पहुंचे कि वो सरकार बना पाए, तो उस समय भी तो हमें नए राज्यों के चुनाव दोबारा कराने पड़ेंगे ना, पुनः चुनाव। तो ये समस्या भी हमारे सामने आ सकती है, इसके लिए भी कुछ ना कुछ हमें सोचना होगा। अब जो हमारे सामने विकल्प हैं कि चुनाव जो हो वो किस आधार पर हो, देखो 3 विकल्प हमारे सामने निकल करके आते हैं। या तो हम क्या करें, लोकसभा और विधानसभा का संयुक्त चुनाव एक बार में ही करा दें, यानी कि जितने भी हमारे यूटी और हमारे जो राज्य हैं और जो लोकसभा एक साथ ही हम चुनाव सबका करा दें। या दूसरा ऑप्शन जो यहाँ पर है, लोकसभा और विधानसभा
का 2 चरणों में चुनाव। देखो स्टैंडिंग कमेटी थी, संसद की स्टैंडिंग कमेटी थी, उसने ये रिकमेंडेशन दी थी कि हम क्या करें, लोकसभा के जो चुनाव हो रहे थे उसके साथ 10 से 15 राज्यों के चुनाव एक बार में करा दें, फिर 1 या 2 साल के बाद बाकी बचे राज्यों का चुनाव करा दें। एक दूसरा विकल्प ये था। ये तीसरा विकल्प ये था, लोकसभा का पहले चुनाव करा दें, मान लीजिए 2022 में लोकसभा का चुनाव करा दें, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, 24 में करा दें, और 25 में क्या हो, सभी विधानसभा और स्थानीय संयुक्त चुनाव, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट के जो चुनाव होते हैं उसका और विधानसभा का साथ में करा दें, लोकसभा का अलग से करा दें। तो ये 3 विकल्प हमारे सामने आते हैं। और अगली बात करें, अब बाधा क्या है, हमारे सामने कुछ संवैधानिक बाधा भी है जिस पर भी हमें खुल करके चर्चा करनी होगी। पहला, राष्ट्रपति शासन 356 किस आधार पर लगाया जाएगा। देखो जब राष्ट्रपति शासन लगेगा तो इसलिए ही लगाया जाता है कि राज्य में मिशनरी ठप हो जाती है, संविधान के अनुरूप सरकार कार्य नहीं करती है। तो अब मान लीजिए अब ऐसी स्थिति आती है जहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगेगा तो उसका चुनाव भी तो बाद में आगे पीछे होगा ना, तो ये सब चीज़ को भी हमें ध्यान रखना होगा। उसको ध्यान में रखते हुए इसमें भी कुछ ना कुछ संशोधन हमें करना होगा। फिर अगली बात आती है आर्टिकल 85 में, लोकसभा के पूर्ण भंग होने की स्थिति में क्या होगा। जब पूर्ण भंग स्थिति हो जाएगी तब भी तो हमें आगे पीछे चुनाव करना होगा ना, क्योंकि भारत यहाँ पर मल्टी पार्टी वाला सिस्टम है, यहाँ पर 2 पार्टी नहीं होती है केवल, अमेरिका की तरह, साथ ही साथ इंग्लैंड की तरह। तो कहीं भी भंग होने की संभावना भी बनी रहती है, चाहे वो राज्य में हो चाहे वो केंद्र में हो। ठीक है, चुनाव आयोग 324 से 329 की संरचना में हमें कुछ ना कुछ संवैधानिक परिवर्तन करने होंगे। जब इतने सारे परिवर्तन हो रहे हैं तो हमें चुनाव आयोग में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन लाना होगा। चुनाव आयुक्तों की संख्या ज़्यादा कर देनी होगी, ज़्यादा स्टाफ बढ़ाना होगा, तो इसमें भी हमें संरचनाओं में चेंज लाना होगा। अब कंक्लूजन की बात करें, देखो कंक्लूजन आप अपना भी दे सकते हैं, हम अपना कंक्लूजन देने की यहाँ पर बात करते हैं। केंद्र और राज्य सरकार का अलग अलग चुनाव होने पर जनता द्वारा सरकार को उनकी हार जीत पर फीडबैक मिल जाता है। देखो अब क्या होता है कि मान लीजिए हम देखते हैं कि 2024 में जैसे अब 2019 में चुनाव हुए तो क्या होता है, सरकार को एक रिपोर्ट कार्ड चाहिए होता है, जनता को एक रिपोर्ट कार्ड चाहिए होता है कि क्या, कि सरकार, केंद्र सरकार अच्छा काम कर रही है तो हम उन्हें यूपी में जिताएंगे, पंजाब में जिताएंगे। अगर नहीं कर रही है तो इसका परिणाम क्या होगा, सरकार को भी अपना फीडबैक मिल जाता है और जनता का भी यहाँ मन पता चल जाता है कि जनता सरकार से खुश है या नहीं है। तो इस तरीके से देखें, अगर एक बार में ही 5 साल में ही सभी चुनाव करा दें हम, 5वें साल में ही राज्यसभा और लोकसभा के, तो राज्यसभा नहीं विधानसभा के, तो क्या होगा, वहाँ पर सरकार को भी फीडबैक नहीं मिल पाएगा और जनता के लिए भी एक चुनौती बनेगी, 5 साल तक भुगतना ही होगा, राज्य स्तर पर भी केंद्र स्तर पर भी। तो जैसे विकासशील लोकतंत्र के लिए प्रभावी है। अल्प अवधि का सर्वेक्षण इसे कहते हैं कि उससे सरकारों को भी पता चल जाता है और जनता का मन भी उससे पता चल जाता है। जनता के दृष्टिकोण से देखो तो भारत को जलवायु, व्यवसायिक स्तर पर, कृषि और औद्योगिक स्तर पर, भौगोलिक संरचना के स्तर पर, व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था के दर पर क्या है, भारत अलग अलग है। और इस सब अलग अलग विशेषताओं के आधार पर हम चुनाव सूत्र में बांध देंगे तो भारत के लिए मुश्किल हो जाएगी। भारत, मतलब कहने का मतलब कि भारत बहुत डाइवर्स है तो हम उसे एक में ही बांध रहे हैं, कैसे एक ही समय बांध दे रहे हैं, तो वो चुनौती हो सकती है। अब मौसम की बात करें, हम नॉर्थ ईस्ट के मौसम की बात करें या पहाड़े वाले राज्यों की बात करें, मैदानी की बात करें, तो हम अलग अलग सब देखने के लिए मिलता है ना कि किस समय चुनाव कराया जाए कि पहाड़ी राज्यों पर भी सब वोटिंग देने आ पाए। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान देनी होगी। अब औद्योगिक वाली व्यवस्था है, कहीं पर कृषि प्रधान राज्य है तो उसका चुनाव समय अलग होता है, साथ ही साथ जो औद्योगिक वाले उस समय ज़्यादा काम चलता है उसको भी हमें ध्यान रखना होगा। तो बहुत सारी चीज़ हमारे देश में विविध है, तो उसको ध्यान में रखते एक सूत्र बनाना थोड़ी मुश्किल हमारे लिए हो सकती है। वैसे भी हम अमेरिका से तुलना नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ का शिक्षा और समाज स्तर और जनसंख्या का स्तर अलग है। हमारे 4 गुना बेशक हमसे अमेरिका बड़ा है, मगर क्या करें, हमारी जनसंख्या उससे बड़ी है और साथ ही साथ हमारी साक्षरता स्तर जो है ना उसकी तरह नहीं है। अब अमेरिका में क्या होता है कि एक ही दिन में राज्य के और कहाँ वहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव हो जाते हैं, मगर यहाँ पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम मेंटली रूप से वो प्रिपेयर है ही नहीं कि दोनों सब चीज़ों के एक साथ चुनाव हम करा सकें। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जुडिशियल एक्टिविज्म से लेकर के, यानी कि न्यायिक सक्रियता का स्वरूप एवं अवरोध या सार्थक। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, जो हमारे न्यायिक सक्रियता दिखाता है कौन, हमारी जुडिशरी, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, उसे हम जुडिशरी एक्टिविज्म से एक तोलते हैं कि उसका मतलब क्या होगा, क्या वो हमारे डेमोक्रेसी में अवरोधक है या सार्थक है या उसकी ज़रूरत है। ये क्वेश्चन होगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते हैं, तो हमने क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम किया है कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी या न्यायपालिका से रिलेटेड कोई भी विवाद, क्वेश्चन, मसला है तो ये आंसर आपके लिए बेस्ट हो सकता है, इसके पॉइंट आपके लिए बेस्ट
टेस्ट हो सकते हैं। हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। न्याय सक्रियता का आशय भारतीय न्यायपालिका उन कानून या नियमों को रद्द कर सकती है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन एवं प्रभावित करते हैं, या संवैधानिक प्रावधान, जो संविधान के अंदर बहुत सारे प्रावधान होते हैं और उनके मूल्यों के प्रतिकूल हो, यानी कि जो सरकार के ऐसे कृत्य या कार्य होंगे या विधायिका या कार्यपालिका के ऐसे कार्य या कृत्य होंगे जो हमारे संविधान और मौलिक अधिकारों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से प्रभावित करेंगे, वहाँ पर वह अपनी न्यायिक सक्रियता दिखाएगा। कौन? न्यायपालिका। साधारण शब्दों में कहें, ये न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका के उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने पर सुधार के प्रति सचेत करता है कि यानी कि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाइए, ये सचेत हम आपको करते हैं। ये न्यायपालिका न्याय सक्रियता से जुड़ा हुआ है। जो अब सबसे महत्वपूर्ण चर्चा है वो ये है जिसमें 3 कार्य सम्मिलित होते हैं, जैसे निर्देश या सलाह देना, किसको? विधायिका और हमारी कार्यपालिका को। आंशिक रूप से रद्द कर देना, यानी कि कोई कानून या अधिनियम आया तो वहाँ पर न्यायिक सक्रियता दिखा करके कौन? न्यायपालिका उस कानून को आंशिक रूप से रद्द कर देगी। आंशिक रूप से रद्द करने का मतलब हो गया कि यानी कि जो संपूर्ण कानून होगा उसका कुछ भाग, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, या हो सकता है पूर्ण रद्द की स्थिति आ जाए, या तो पूर्ण रद्द उस पूरे कानून को कर दे। अगर ऐसा है तो वो नैसर्गिक न्याय के समीप या फिर खुद के अधिकारों के हनन जैसे न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक घोषित करना। 2015 में आपने देखा होगा पूर्ण रूप से न्यायिक नियुक्ति आयोग का जो अधिनियम लेकर के आई थी सरकार, विधायिका में पास करा लिया था, उसे किसने रिजेक्ट कर दिया? हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। तो हमने देखा यहाँ पर न्यायिक सक्रियता 3 तरीके से काम करती है। तो सरकार को निर्देश या सलाह देगी या आदेश देगी, या फिर हम करें आंशिक रूप से किसी कानून को रद्द करेगी, या पूर्ण रूप से उस कानून को रद्द कर देगी। ये 3 तरीके होते हैं। जब ये 3 तरीके चल रहे होते हैं तो इस दायरे में बाहर जाता है संविधान के मूल अधिकार कानून का हनन होगा। और फिर यहाँ पर 3 डिबेट देखने के लिए मिलते हैं। देखो जब न्याय सक्रियता की बात आती है ना तो यहाँ पर 3 डिबेट आपके दिमाग में आ जाने चाहिए, और इन तीनों ही डिबेट से ना आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जिसमें पहले डिबेट की हम बात करें वो है न्यायिक सक्रियता से न्याय निरंकुशता, यानी कि क्या जो न्यायिक सक्रियता है कि सरकार, जो हमारी न्यायपालिका वो सक्रिय होकर देश की जनता के लिए, संविधान के लिए रक्षक के रूप में मौजूद है, क्या वहाँ पर न्यायिक प्रक्रिया के थ्रू वह निरंकुश भी बन सकती है, या कहें ज़्यादा शक्ति अपने हाथ में ले सकती है, या कहें कि हमारी न्यायपालिका का कार्य कानून बनाने का नहीं है, उसका कार्य है कि देश के अंदर जो भी न्याय की जुड़ी हुई व्यवस्था होगी या कानून का जो पालन नहीं करेगा उसकी देखरेख करना। मगर क्या होता है, यह उस मान्यता से जुड़ा है जहां अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका के शक्ति प्रतिकरण पर चर्चा करता है, अर्थात सभी अपने कार्य क्षेत्र में रहकर कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। जैसे न्यायपालिका का कार्य न्याय लाना और सरकार के कार्य नियम और कानून बनाकर उन्हें लागू करना, परंतु न्यायिक नियुक्ति आयोग के रद्द करने के बाद, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट लाइन हम यहाँ पर बताएंगे जो निरंकुशता से जुड़ी है, ठीक है। परंतु न्यायिक नियुक्ति आयोग के रद्द करने के बाद पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, जो अब अभी इस समय कानून मंत्री नहीं रहे, ठीक है, रिजिजू जी को अब बना दिया गया है, किरण रिजिजू जी को। तो अब क्या है, पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा न्यायपालिका को चाहिए कि शासन गवर्नेंस का कार्य उन लोगों पर छोड़ दे जिसको जनता ने चुना है। यहाँ पर कहने का क्या मतलब हो गया कि जनता, हमारे देश में लोकतंत्र है, लोकसभा को चुनाव के तहत हम चुन करके आए हैं, हमें ये अधिकार दिया है कि विधायिका में बैठ करके हम कानून को पारित करें, उसका कार्य विधायिका और कार्यपालिका का कार्य उन्हें लागू करने का है। मगर यहाँ पर न्यायपालिका ने एक कानून जो विधायिका ने बनाया था उसे पूर्ण रूप से रद्द कर दिया। वो कानून था न्यायिक नियुक्ति आयोग, उसे रद्द कर दिया। तो रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आपका ये कार्य नहीं है, आपने क्या करा है, अपना यहाँ पर क्या किया, न्यायिक निरंकुश था, सक्रिय सही था। आप हमें सलाह दे सकते थे, कह सकते थे कि यहाँ पर संशोधन किया जाए, आपने पूर्ण रूप से उसे रद्द कर दिया गया। तो यहाँ पर रविशंकर प्रसाद ने यह कहा था। उपरोक्त स्थिति को न्यायिक सक्रियता से न्यायिक निरंकुशता पर दृष्टिगोचर करती है, जहां न्यायपालिका विधान पालिका के निर्णय को पूर्ण रूप से रद्द कर देती है, यानी कि खुद ही वह सुपर कैबिनेट बन जाती है, वह कार्य करने लगती है कानून बनाने का भी। तो इस तरीके से देखना, ये एक डिबेट था। अब अगले डिबेट की तरफ हम चलते हैं।
देखो हर डिबेट को ना करंट के एग्जाम्पल से जोड़ते हुए हम चल रहे हैं। दूसरा डिबेट यहाँ पर आ जाता है विधि की स्थापित प्रक्रिया और विधि की उचित प्रक्रिया। देखो दो चीजें हैं। स्थापित प्रक्रिया का अर्थ है, यानी कि विधि की स्थापित प्रक्रिया का अर्थ है विधायिका या उसके निकाय द्वारा, जो इससे रिलेटेड जो भी संस्थाएं होंगी जिसके हाथ में पावर है, यानी कि आर्टिकल 12 और 13 की बात हो रही है यहाँ पर, द्वारा बनाया गया कानून नियम तभी मान्य होगा जब वह संविधान द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप हो। यानी कि विधि की जो स्थापित प्रक्रिया है वो हमने कहाँ से ली है? जापान से ली है, और इसी को भारत ने अपने देश में लागू किया है, जिसमें विधायिका को ये दिया गया है कि वह देश के लिए कानून बनाए, और साथ ही साथ न्यायपालिका का ये कर्तव्य बनता है कि अगर कानून संविधान की मान्यताओं के अनुरूप है तो वहां पर न्यायपालिका उस पर नियंत्रण या उस पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इतना काम बस किसको करना है? विधि की स्थापित प्रक्रिया में किसको करना है? न्यायपालिका और विधायिका को। ठीक है, मगर क्या होता है, कानून की उचित प्रक्रिया एक दूसरी यहाँ पर डेफिनेशन देखने के लिए मिलती है। ये सिद्धांत दो स्तरों पर सक्रिय होता है। देखो यहाँ पर एक स्तर पर सक्रिय था, ठीक है, ये वाला स्थापित प्रक्रिया। अब दो स्तर आ गए। पहला स्तर क्या होगा? कानून की जांच करना, कानून का निर्माण स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप है। पहला क्या है इसमें? स्थापित उचित प्रक्रिया में, यानी कि पहले वह जांच करे न्यायपालिका की क्या संविधान के अनुरूप ही कानून को बनाया गया, कि विधायिका में सरकार ने गलत नीतियों को तो नहीं प्रसारित कर दिया या संविधान की मान्यताओं के खिलाफ तो नहीं चले गए। फिर दूसरा, कानून लागू हो जाने के बाद व्यक्ति के जीवन का नकारात्मक रूप से प्रभावित ना करता हो। अब क्या है, पहली स्टेज पर जान लिया कि हाँ कानून बना रही है वो प्रक्रिया के तहत है। दूसरा क्या है कि कानून आने वाले समय में जनता को प्रभावित तो नहीं कर रहा है। तो इस जैसे हमने बात करते हैं ना दो चीज़ों की, प्रक्रियात्मक न्याय और तत्वात्मक न्याय, यानी कि सब्सटेंटिव जस्टिस और प्रोसीड्यूरल जस्टिस, उसकी तरह ही ये है जहाँ पर उचित प्रक्रिया पूरी तरीके से नियंत्रण में रहती है कि कभी भी समय वह कानून को रद्द कर देती है अगर जनता पर उसका प्रभाव नकारात्मक पड़ रहा हो। अब ये व्यवस्था कहाँ पर है? ये व्यवस्था अमेरिका में देखने के लिए मिलती है। दूसरा डिबेट था। तीसरा डिबेट यहाँ पर देखो, दूसरे डिबेट में अभी और है यहाँ। अब यहाँ इसका जिक्र इसलिए भी किया जा रहा है, याद करें कोरोना की सेकेंड वेव में। देखो एग्जाम्पल हमने डाला है, कोरोना की सेकेंड वेव में क्या होता, सुप्रीम कोर्ट ने समस्या पर स्वयं संज्ञान लेते हुए कहा जनता के तुरंत सुविधा उपलब्ध कराई नहीं तो हम केंद्रीय उच्च पदों पर बैठे। देखो क्या हो, मैं वैसे ही बता देता हूँ। आपने देखा होगा हमारी सेकंड वेव आई थी तो हमारा पूरा जीवन जो है ना अस्त व्यस्त हो गया था। ऑक्सीजन नहीं थी, बेड नहीं थे, जनता मर रही थी, दवाई नहीं थी। तो इसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को हड़काते हुए, डांटते हुए, आदेश देते हुए ये कहा कि आप इसको जल्द से जल्द हमारे जनता के लिए, हम लोगों को मरते हुए नहीं देख सकते हैं, आप उन्हें सुविधा प्रोवाइड कराइए। तो इसके बाद क्या देखने के लिए मिला, कुछ केंद्रीय प्रशासकों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम आपको जुर्माना लगाते हैं। इसकी बहुत आलोचना हुई थी कि क्या प्रशासक अपने स्तर पर, सरकार अपने स्तर पर काम नहीं कर रही होगी, और सुप्रीम कोर्ट सीधे ही ये कह दे रहा है कि अगर 2 दिन के अंदर आपने ये नहीं किया तो हम आपके ऊपर जुर्माना लगाएंगे। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की गई थी कार्यपालिका के द्वारा कि यह काम वहाँ नहीं कर सकती है, आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, मगर सीधे तौर पर हम पे जुर्माना नहीं लगा सकते, क्योंकि हम अपनी पूरी निपुणता के साथ काम कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा टाइम हमें चाहिए होगा और उसमें हम नहीं कर पा रहे हैं तो आप हम पे जुर्माना लगा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ही खुद, और दिल्ली हाई कोर्ट ने ही वो डिसीजन को वापस ले लिया था, मगर वहाँ पर एक विवाद खड़ा हो गया था। ठीक है, उससे ही हमने यहाँ पर जोड़ा कि जो विधि की स्थापित प्रक्रिया है उससे विधि की उचित प्रक्रिया की ओर सुप्रीम कोर्ट चला जा रहा है। ऐसे भी क्या था, इसका एक एग्जाम्पल देखें। हाल ही में हमारे यहाँ संविधान दिवस आयोजित हुआ था, उसका एक कार्यक्रम हुआ था। वहाँ पर मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना, ठीक है, जो हमारे मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है, उन्होंने कहा विधायिका कानून के प्रभाव सक्रिय होकर आकलन नहीं करती, यानी कि जब कानून को बनाती है तो सक्रिय होकर उनका आकलन नहीं करती है कि भविष्य में उसका परिणाम क्या होगा, जो कभी कभी बड़े मुद्दों और विवादों को की ओर ले जाता है। जैसे हम कृषि बिल की बात कर लें, NRC की बात कर लें, कुछ ऐसे कानून लेकर कहती है, चाहे हम देख लें नोटबंदी की बात कर लें, कि उन पर सही से विचार नहीं करती है, जिसका हर्जाना या जिस पर ध्यान मजबूरी हो जाती है
न्यायपालिका पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। इसके बाद बहुत सारी पिल दायर होती हैं, याचिका दायर होती है, तो उससे क्या होता है कि अपना काम वो सही से नहीं करते, इसके ऊपर हमारे पास दबाव बनता है। तो यहाँ पर एन.वी. रमन्ना का यही मानना था कि इनकी जो भावना थी इसके पीछे यही थी कि हमें खुद उचित प्रक्रिया की ओर जाना पड़ जाता है। ये कार्य इसलिए जाना पड़ जाता है क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका अपने कार्य पूरी 100% तरीके से नहीं करती है। तो आपने देखा ये डिबेट भी हमने आपको यहाँ बता दिया। तीसरा डिबेट है, वो डिबेट है न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक संयम। देखो न्यायिक संयम विचार भी जो अमेरिका की ही देन है, ये भी अमेरिका से ही आया है। यहाँ न्यायपालिका संयम का अर्थ है जहाँ न्यायपालिका न्याय और कानून का व्याख्याकार की भूमिका में रहे और राजनीतिक तथा कार्य क्षेत्र से परे और मुद्दे निष्क्रिय रहे। यानी कि ये कहने का मतलब हो गया कि वह अपने न्यायिक कार्य देखता रहे मगर वह राजनीति से जुड़े कार्य, उनके मुद्दों, उनके कार्य क्षेत्र में किसी भी तरीके का हस्तक्षेप ना करे। अगर उस तरीके की कोई याचिका हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आती है तो वो उसे रिजेक्ट कर दे कि कार्यपालिका का काम है वो देखेगी, ये हमारा कार्य क्षेत्र नहीं है। ठीक है, ये है न्यायिक संयम। इसका प्रमाण हाल ही में संविधान दिवस पर ही आयोजित कार्यक्रम में देखने के लिए मिला, जब रामनाथ कोविंद ने, जो हमारे माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा यह न्यायाधीशों का दायित्व है, यानी कि जो हमारे जज हैं उनका दायित्व है कि वे अदालत कक्षों में अपनी बात कहने में अत्यधिक सावधानी और विवेक का प्रयोग करें। इसका सीधा मतलब यह हो गया, राष्ट्रपति यहाँ पे हमारे जुडिशरी को ये कहना चाह रहे हैं कि वह संयम से कार्य करे, वह कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में दखलंदाजी ना करे, हस्तक्षेप ना करे, क्योंकि इससे हमारे संविधान के मौलिक नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 50 में कहा गया है कि शक्तियों का पृथक्करण, एक दूसरे पर आप नज़र तो रख सकते हैं मगर दूसरे की शक्तियों का अधिक्रमण नहीं कर सकते। तो आप संयम रखें अपने अधिकारों पर भी। देखो ये 3 तरह के डिबेट थे, इनसे ही घूमता हुआ क्वेश्चन आएगा। तो और आगे चले, इसमें हमने क्या बताया, हालांकि कुछ मामले जरूर हैं जिन पर न्यायिक सक्रियता का अवश्य हो जाती है। देखो हम कितना ही कह लें, हमें पता है कि आज जनता का अपनी विधायिका और कार्यपालिका के प्रति विश्वास पूरी तरीके से उठ चुका है। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। इसलिए कुछ ऐसे मसले जरूर हो जाते हैं जहाँ पर न्यायिक सक्रियता जरूर हो जाती है, जरूरी हो जाती है। चाहे आप बुक देखेंगे, फाड़िया की बुक देख लें, चाहे आप हमारी लक्ष्मीकांत की बुक देख लें, चाहे हमारी सुभाष कश्यप की बुक देख लें, इन सभी बुक्स में ये भी पॉइंट दिए गए हैं कि न्यायिक सक्रियता क्यों जरूरी भी हो जाती है। जैसे हम बात करें विधायिका में संवैधानिक मशीनरी का अनुपालन न होना, यानी कि बहुमत ना मिल पाए या कहें कोई कानून आता है उसे बार बार क्या लेकर के आर्टिकल 123 का प्रयोग कर दिया जाए, अध्यादेश लेकर के आ जाए, इस तरीके की स्थिति में हमें दखलंदाजी जरूर रह जाती है क्योंकि वह संविधान के नियमों के रूप कार्य नहीं करते हैं। सरकार पर राजनीतिक लाभ नुकसान का खतरा और कोई नियम कानून की तत्कालीन आवश्यकता। देखो इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सी ऐसे मुद्दे होते हैं कि सरकार ना अपने नफे नुकसान को देखते हुए उस समय वह कानून नहीं लेकर के आती है, मगर समय की जरूरत होती है तो वो सारा इनडायरेक्टली लेती है कि न्यायपालिका इस मुद्दे को जमीनी स्तर पर लागू कराए। ठीक है, फिर प्रशासन का निरंकुश एवं जवाबदेही का उल्लंघन। कई बार क्या होता है, जो हमारा प्रशासन है ना, जनता की सेवा के लिए उन्हें रखा गया है, जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए रखा है, वो अपने कार्य नहीं करता है तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उन्हें फटकार जरूर लगाता है, ये भी जरूरी हो जाता है। मौलिक अधिकारों से कोई जुड़ा मामला हो, मौलिक अधिकारों से जुड़े, जैसे हम आर्टिकल 21 को देखें, बहुत सारे मौलिक अधिकार उसमें जोड़े गए हैं जीवन के अधिकार के तहत, उसकी आगे बात हम करेंगे। संविधान की अवहेलना पर कार्रवाई, चाहे समाज, व्यक्ति, राज्य के संदर्भ में। देखो जब भी कोई संविधान का उल्लंघन करेगा, चाहे वो राज्य हो, समाज हो या व्यक्ति हो, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका सामने आएगी ही। तो ये कुछ वर्तमान में मुद्दे रहे कि हमें क्यों जरूरत होती है न्यायिक सक्रियता का भी। ठीक है, अब हमें एग्जाम्पल भी देने होंगे। एग्जाम्पल से पहले थोड़ा सा हम इतिहास दिखा देते हैं। ठीक है, 1961 में 1961 में नानावती केस आया। न्यायपालिका ने कहा सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त शक्तियां असीमित हैं, यानी कि इस पर कंट्रोल नहीं है, असीमित शक्तियां हैं सुप्रीम कोर्ट को मिली हुई। देखो 142वां आर्टिकल ना बहुत इंपॉर्टेंट है जब न्यायिक सक्रियता की आप बात कर रहे हैं। तो 142वां आर्टिकल अपने दिमाग में रख लेना। वो ये कहता है पूर्ण न्याय भी स्थापित कर सकता है वो समाज में। पूर्ण न्याय का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जरूरत पड़ने पर अगर सरकार कुछ अच्छा नहीं कर रही है तो जनता उससे प्रभावित होती है, संविधान के अनुरूप नहीं है, तो यहाँ पर सीधे आदेश भी दे सकती है वो किसको, कार्यपालिका और विधायिका को, या खुद से ही वहाँ पर इम्प्लीमेंट जमीनी स्तर पर वो कानून को करा सकती है। देखो यही कहा था नानावती केस में।
परंतु 1963 में प्रेमचंद गर्ग केस में, दूसरा केस आया 1963 में, प्रेमचंद गर्ग केस में क्या कहा गया, अनुच्छेद 137 के तहत सुनवाई करते हुए न्यायपालिका की पीठ ने कहा किसी कानून की अनदेखी सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। देखो, कानून की अनदेखी नहीं करेगा और कानून के अनुरूप ही कार्य करेगा। यानी कि पहले डिसीजन 142 के तहत कहा कि पूर्ण रूप से न्याय स्थापित करने के लिए भी वो काम कर सकता है, आदेश दे सकता है, मगर फिर कहा कि अगर स्थिति ऐसी बन रही है तो वो कानून की दायरे में रहकर ही करेगा। ये नहीं कि उसने विधायिकाओं की शक्ति को हनन करा हो, कार्यपालिका की शक्ति का हनन कराओ, तब जाकर वह स्थापित प्रक्रिया के अंडर में ही रहेगा। केवल अगर कानून अस्पष्ट होगा तभी सुप्रीम कोर्ट दखल देगा। अगर उस समय कानून नहीं है, कई बार स्थिति ऐसी आती है ना कि समस्या आन पड़ी, उस समय कोई कानून नहीं था, तो फिर हम न्यायपालिका का ही सहारा लेते हैं, तो उस समय वह कर सकता है। इंदिरा गांधी, ये केस भी आपको याद रखना होगा, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामला 1971 में स्वतः संज्ञान के आधार पर न्यायिक सक्रियता को न्यायपालिका की बुनियादी संरचना कहा गया था। यह ध्यान रखना, न्यायिक सक्रियता क्या है, वो इस केस में कहा गया कि यह भी हमारे संविधान का एक मूलभूत संरचना है। क्या? न्यायिक सक्रियता। ये ध्यान रखना, राजनारायण केस में ये कहा था। फिर क्या होता है, इस आधार पर भारत में न्यायिक सक्रियता पर चर्चा और उपयोग 1970 के दशक में न्यायमूर्ति VR किशन अय्यर, PN भव्यकीर्ति के प्रयासों से भारत में देखने के लिए मिला। यानी कि 1970 से पहले ये देखने के लिए नहीं मिलता था कि न्याय सक्रिय होकर स्वतः संज्ञान लेकर के कुछ डिसीजन करें, मगर 1970 के समय प्रवृत्ति बढ़ती चली गई और इसमें ज़्यादातर प्रयास किसने किए? PN भगवती और VR किशन अय्यर ने। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इसके सकारात्मक पॉइंटों की। ठीक है, जहाँ पर न्यायिक सक्रियता का प्रयोग किया गया और यहाँ पर हमने यह भी कहा है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, वह उचित प्रक्रिया के नियमों को अपना रहा है। किसके उचित प्रक्रिया के? न्याय का उचित प्रक्रिया को। ठीक है, इसमें हमने सकारात्मक निर्णय दिखाए हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं, जैसे आपको, हम खुद को पता है, आपको बस ये एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप एग्जाम्पल जरूर देंगे, चाहे वहाँ सकारात्मक निर्णय दें, चाहे या नकारात्मक लिखें या उचित प्रक्रिया लिख करके उसका आंसर दें। जैसे गोलत मामला हुआ, उसमें मौलिक अधिकारों में परिवर्तन सरकार नहीं कर सकती। फिर केशवानंद भारती मुकदमे में बुनियादी संरचना हमारे देश के संविधान की कुछ बताई क्या हो सकती है, शक्तियों का प्रतिकरण, संघीय स्वरूप, एकता और संप्रभुता, इस तरीके से हमने लिखा है, वो आप खुद से देख लेंगे। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामला, उसमें क्या कहा? विधि का शासन देश का मूलभूत आधारिक संरचना है। मिनर्वा मिल्स मामला, पूरकता का सिद्धांत दिया, वो खुद से दिया, जिसका निर्णय हमारे संविधान में नहीं किया गया। यहाँ पर न्यायिक सक्रियता दिखा करके खुद किसने? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिए, उसको हम यहाँ दर्शा रहे हैं। फिर कपूर केस में कहा गया कि जो अध्यादेश है, जो सरकार बार बार लेकर के आ जाती है, उस पर न्यायिक समीक्षा संभव है कि वहाँ पर लगे कि ये हमारे संविधान की मान्यताओं के खिलाफ है, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दखल दे सकता है। वैसे ही की तो होलोहन मामला भी आया था 1993 में, दल बदल के आधार पर था कि यहाँ पर कहा गया जो अध्यक्ष, जो पूरी दल बदल पर कंट्रोल किसका रहता है? डिसीजन लेने की जिम्मेदारी अध्यक्ष की होती है, मगर ये कहा गया जो अध्यक्ष है वो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया को अपनाता है और पूरी तरीके से न्यायिक प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास दिए गए। अगर लगेगा तो वहाँ पर क्या है, आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, उसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ठीक है, फिर आगे देखें, साहबानो मामला हुआ हो, चाहे वो नागरिक संहिता को लेकर के। ठीक है, फिर हम देखें खाप पंचायतों के निर्णय पर 14-19 के तहत क्या कहते हैं? खाप पंचायत क्या कहती है? अपना निर्णय जो लेगी वह हमारी संविधान की मान्यताओं के खिलाफ ना हो। आर्टिकल 13 ये कहता है कि अगर कुछ ऐसी मान्यता, परंपराएं होंगी जो हमारे देश के संविधान में मौलिक अधिकार के खिलाफ जाएंगी, तो उसे भी हम रिजेक्ट कर सकते हैं। जैसे खाप पंचायतों के निर्णय कि हम उस जाति में विवाह नहीं करने देंगे, जो इनके निर्णय, उसे भी सरकार, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसे रिजेक्ट कर सकता है। देखो, इतने कई सारे यहाँ पर मामले हमने लिखे हैं, आपको बस याद रखना है, पॉइंट जोड़ते जाना है। ठीक है, आपको कोई पॉइंट इसमें समझ ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, PDF हम देंगे ही आपको। अगर कोई समझ ना आए तो हमें ग्रुप में जा करके या कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। बस हमने यहाँ पर पॉइंट लिख करके यहाँ पर बताया। ठीक है, फिर वैसे ही हमने यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं कि इसको ध्यान में रखते हुए न्यायिक सक्रियता हेतु कुछ नकारात्मक निर्णय, जैसे SP गुप्ता केस, आपको पता ही है कि SP गुप्ता केस क्या था। यहाँ पर हम बताने का मतलब है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट निरंकुश हो गया, उसने किस में दखल दे दी? उसने दखल दी है विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में। इसका
कहने का मतलब ये हुआ। एसपी गुप्ता केस हमने यहाँ पर लिखा है। फिर हम 2015 में देखते हैं न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक करार कर दिया गया था। ये भी किसका कार्य था? विधायिका का, तो उसके कार्य में दखलंदाजी दी गई थी। फिर हमने देखा 2015 में ही क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 142वें आर्टिकल का उपयोग करते हुए वहाँ पर क्या कर दिया, खुद से ही लोकायुक्त की नियुक्ति कर दी थी यूपी में। तब बहुत विवाद हुआ था कि ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ऐसा क्यों किया गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। फिर 2010 में अनाज सड़ने पर, तो कई सारे एग्जाम्पल हमने यहाँ पर भी लिखे हैं। अगर कोई समझ ना आए तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा, मगर पॉइंट जो लिखे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको जब क्वेश्चन को टैकल करना है या लिखना है तो ये क्वेश्चन पॉइंट्स का ध्यान जरूर रखेंगे। फिर हमने आगे लिखा है न्यायिक संयम और दोनों पक्ष को दिखाते हुए। ठीक है, न्यायिक संयम से जुड़े हुए कुछ हमने उदाहरण दिखाए हैं, जैसे अरावली गोल्फ कोर्स बनाम चंद्र मामला। इसमें क्या बताया गया कि उच्चतम न्यायालय ने खुद कहा है कि हम शक्तियों के प्रतिकरण के विस्तार को चर्चा से जानते हैं और साथ ही साथ इसके तहत हम विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में दखल नहीं देंगे। तो इस कई सारे केस हमने इसमें भी लिखे हैं, तो आपको ये याद कर देने हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट अगर आपको पीडीएफ ग्रुप में जाकर नहीं लेनी तो स्क्रीनशॉट आप जरूर इनका ले सकते हैं। तो आपको बस ये करते जाना है। ठीक है, फिर निष्कर्ष यही है कि हमने निष्कर्ष भी ना बहुत सही तरीके से लिखा है, इसे हम थोड़ा बता सकते हैं। आप अपना निष्कर्ष भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें अहम जरूरत जो है ना सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक सक्रियता के भी, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हमने कहा है। देखो, न्यायिक सक्रियता का बना रहना भी जरूरी है, क्योंकि कई बार राजनीतिक दबाव के चलते सरकार को कुछ निर्णय ले नहीं पाती, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की जरूरत अवश्य पड़ जाती है। बस स्थितियों का भेद होता है। ठीक है, कि किसको नफा नुकसान हो रहा है। देखो, कई बार हम देखने के लिए मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक सक्रियता भी जरूर हो जाती है, और कई मामलों में तो खुद केंद्र सरकार चाहती है कि यहाँ पर न्याय सक्रियता का उपयोग कौन करे? न्यायपालिका। ठीक है, तो ये क्या है हमारे उसकी बात। जैसे हम देखते हैं 3 तलाक के मुद्दे हो, या सबसे बड़े मुद्दा तो अयोध्या वाला है। सरकार जब उस मुद्दे को हल नहीं कर पाई तो उसे जानबूझ करके किसकी टोकरी में डाल दिया गया? सुप्रीम कोर्ट की टोकरी में डाल दिया गया, और ये कहा कि उसके थ्रू ही हम निर्णय देंगे तो पूरा समाज उसे मानेगा। तो ये सब सारे मुद्दे होते हैं कि हमें देखने के लिए मिलता है कि हमें कई बार न्यायिक सक्रियता की भी जरूरत होती है, और कई बार जब वो न्यायपालिका हमारी न्याय सक्रियता के आधार पर राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को रास्ता दिखाने का कार्य करती है, तो वहाँ पर सरकारें वहाँ पर गुस्सा हो जाती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर हम जब देखें भारतीय संविधान को तो कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा आर्टिकल 13, 32, 131, 132, 142, 143, 226, 246, 368 के तहत कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तरीके से हमारे संविधान में न्यायिक सक्रियता का जो अधिकार तो सीधे तौर पर नहीं दिया गया, मगर इनडायरेक्टली तरीके से देखने के लिए मिलता है। और ये मुद्दा जो है ना, ये हमेशा से चलता रहेगा, क्योंकि हमारे संविधान का जो है रक्षक कौन है, संरक्षक कौन है, व्याख्याकार कौन है, वो हमारा न्यायपालिका। तो वो अपनी न्यायिक सक्रियता दिखाती रहेगी, बस यहाँ पर उन्हें भी संयम अपने ऊपर रखना होगा। यानी कि अंतिम वर्ड आप क्या जोड़ेंगे? संयम वर्ड को ही शामिल करेंगे। देखो, ये तो आज के 2 क्वेश्चंस थे, बहुत इंपॉर्टेंट और मूलभूत क्वेश्चन थे। आपको इसको कर करके जाना है, इनके पॉइंटों को दिमाग में रखे कर जाना है। अगर कुछ डाउट इन क्वेश्चन को लेकर के अभी भी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर या ग्रुप में जरूर बताइएगा, और इस पीडीएफ को हम कल आपके साथ शेयर कर देंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।